आज हम वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। यस सर, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हिंदी में क्या अर्थ होता है? यस गर्ल, गुड, प्लीज टेक योर सीट। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और वॉइस का अर्थ होता है रूप। हम वाक्य के दो रूप पढ़ने जा रहे हैं। कैसे दो रूप? जिसमें हमारा सब्जेक्ट या तो सक्रिय रूप में होगा या तो निष्क्रिय रूप में होगा। जैसे इस वाक्य में देखिए, हमारा जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब। अगर हम कोई ऐसा वाक्य देखते हैं कि इस कार्य को करने वाला व्यक्ति, चाहे नाउन या प्रोनाउन, वो सामने सब्जेक्ट के रूप में बैठा है, तो वो एक्टिव वॉइस है। और यदि इस वाक्य का कर्ता, जिसको डूअर भी कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं, अगर वो सामने ना होकर सेंटेंस के लास्ट में यूज किया गया है कि उस कार्य को किसके द्वारा किया गया, इस व्यक्ति के द्वारा किया गया, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है, वो सब्जेक्ट जो है, एक्टिव के बजाय अब पैसिव हो गया है। अर्थात कौन से रूप में चले गया? पैसिव माने निष्क्रिय और वॉइस का मतलब होता है रूप। ये वाक्य का निष्क्रिय रूप हो गया। जब भी आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप बेसिक फार्मूला याद रखिए। बेसिक फार्मूला ये है कि किसी भी वाक्य के शुरुआत में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको अलग अलग रूप में वर्ब मिलेगी। हो सकता है पहला रूप, हो सकता है वर्ब का दूसरा रूप, हो सकता है वर्ब का तीसरा या आईएनजी लगा रूप, लेकिन वर्ब जरूर मिलेगी। और वर्ब के ठीक बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखिए एक बार फिर से, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब मिलेगी, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी शब्द मिले, 1 2 3 4 5, वो सभी के सभी अदर वर्ड्स कहलाते हैं। एक सेंटेंस देखिए, आई टीच यू इंग्लिश। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और टीच माने पढ़ाने का काम आई कर रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। और क्या टीच हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। आई टीच यू, अगर मैंने यू कहा तो यू यहां पर ऑब्जेक्ट है। आई टीच यू इंग्लिश इन द क्लास, तो यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जब भी पैसिव वॉइस आप चेंज करना चाहें तो सबसे पहले आप शुरुआत अपने वर्ब से कीजिए। जो भी वर्ब दी गई है, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, आईएनजी का रूप, आप उस वर्ब को बदल के तीसरा रूप में कर दीजिए। मान लीजिए यहां पे टीच आया था, तो आप उसको तीसरा रूप टॉट कर दीजिए। अगर प्ले आया है तो उसका तीसरा रूप प्ले कर दीजिए। पहला काम आप यहां से शुरू कीजिए, वर्ब का तीसरा रूप बनाइए। क्योंकि हमारे उस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय होने जा रहा है, और जब भी सब्जेक्ट या डूअर अर्थात कर्ता निष्क्रिय होता है तो हम उसे सबसे लास्ट में ले जाते हैं। लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या ये कि हमारा सब्जेक्ट तो अपनी चेयर खाली कर रहा है, अपनी जगह खाली कर रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगा देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हट के कहां आ गया? ये सब्जेक्ट वाली जगह में आ गया। अर्थात जहां पे हमने सब्जेक्ट को लिखा था, वहां पे हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट कैसे कैसे यूज, इसे मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। देखिए, सब्जेक्ट की जगह आ गया ऑब्जेक्ट, और आपने वर्ब को कर देना है थर्ड फॉर्म। लेकिन जब वर्ब को आप थर्ड फॉर्म करेंगे तो उसके लिए एक जगह छोड़ेंगे। इस पर्टिकुलर जगह में, इस खास जगह में आपको एक हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट के रूप में देना है, जो आपके सेंटेंस में नहीं है। और वो गिफ्ट क्या देना है, मैं आगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब का आपने तीसरा रूप कर दिया, हेल्पिंग वर्ब के लिए आपने एक जगह छोड़ा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट सामने गया हुआ है, उसके बाद अगर जितने भी वर्ड्स हैं जिन्हें अदर वर्ड्स कहा जाता है, उन्हें लाकर उतार दीजिए। जब आपने अन्य शब्दों का, हो सकता है एक शब्द, 2 3 4 5, जितने भी शब्द हैं उनको उतारिए। अदर वर्ड्स को उतारने के बाद लास्ट काम कीजिए, बाई लगाते हुए ये जो सब्जेक्ट जो रिटायर हो गया है, जो अब निष्क्रिय हो गया है, उसको लाकर आप अपने सेंटेंस के लास्ट में लिख दीजिए, तो बन जाएगा बाई सब्जेक्ट। फिर से देखिए, वर्ब का तीसरा
ऑब्जेक्ट को सामने ले जाइए सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद तीसरा काम कीजिए, अदर वर्ड्स उतारिए, फिर वो सब्जेक्ट को लाकर यहाँ पे बाई सब्जेक्ट कर दीजिए। बस ध्यान रहे तीसरा रूप के पहले एक जगह छोड़िए जहां पर एक हेल्पिंग वर्ब आप गिफ्ट के रूप में देने जा रहे हैं। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए गिफ्ट के रूप में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा, मैं एक वाक्य लिखता हूं, देखिए आई टीच यू इंग्लिश। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान दें तो आप जब वॉइस बनाना शुरू करें तो आपको पहले वर्ब ढूंढना चाहिए। इस वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो देखिए टीच का अगर आप तीसरा रूप बनाएं तो ये होता है TAUGHT टॉट। ये आपने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब सामने में सब्जेक्ट लगा है, टीच का आपने तीसरा रूप टॉट कर दिया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो याद रखिए जो सजीव होता है वो पहले लगा होता है, निर्जीव बाद में आता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा जो होगा ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। मैंने टीच का टॉट किया, अब मैं ऑब्जेक्ट को आई के जगह ला रहा हूं तो ये हो गया यू। अगर हम अगले स्लाइड में देखें, तीसरी स्लाइड में आगे बढ़ाइए, तो तीसरी स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर हम आई को बढ़ाइए, आई को जब इधर लाते हैं तो वो बाई मी हो जाता है, और यहां से अगर यू को उधर ले जाते हैं तो वो भी यू का यू हो जाता है। पांच कीजिए, थोड़ा सी जल्दी करो ना, समझो ना, तो रोक देते हो, बढ़ाओ उसको। अब पढ़े तो ये देखो, ये अब यहां से स्टार्ट करना। ओके यस सर, जैसे हमारे सेंटेंस में देखिए आई सब्जेक्ट दिया है, जब हम उसे लास्ट में बाई सब्जेक्ट करेंगे तो वो बाई मी हो जाएगा। वी को जब हम लास्ट में लाएंगे तो बाई अस हो जाएगा, यू का बाई यू रहता है, ही का बाई हिम, सी का बाई हर, ईट का बाई ईट, दे का बाई देम, और इसको छोड़कर अगर कुछ भी आपको सब्जेक्ट के रूप में दिया है तो उसे सेम उतार दीजिए। अगर उधर माई फादर है तो इधर भी वो माई फादर ही रहेंगे, बस चेंज इनको करना है, बाकी को चेंज नहीं करना है। जब ऑब्जेक्ट्स को आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट में मी दिया तो उसे आप आई बना दीजिए, अगर अस दिया गया है तो उसे वी कीजिए, यू का यू, हिम का ही, और हर का सी, ईट का ईट, देम का दे कीजिए, और बाकी जो भी होगा अन्य उसे सेम रखिए। इस बात को ध्यान रखिएगा जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। सेकंड वाली स्लाइड में वापस आते हैं। देखिए हमारा सब्जेक्ट है आई, वर्ब है टीच, ऑब्जेक्ट है यू। हमने टीच का तीसरा रूप कर दिया टॉट। अब उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को आप देखिए वहां जब ले जाएंगे तो यू का यू हो जाएगा। हमने टीच को टॉट किया, यू को हम सामने लाए, जितने भी अदर वर्ड्स हैं उसको आप मेन वर्ब के बाद यथावत उतार दीजिए बगैर कुछ चेंज किए हुए। ये आपने इधर का काम पूरा कर लिया। अब लास्ट कार्य बचा, जो सब्जेक्ट दिया है जैसे आपने देखा था, आई को जब इधर लाते हैं तो वो मी हो जाता है, तो बाई लगाते हुए आप क्या कर दीजिए, आई का मी कर दीजिए। जितना भी वॉइस आप चेंज करेंगे, चाहे टेंस और उसका काइंड कुछ भी हो, ये फार्मूला सभी जगह लागू होता है। अब सवाल ये आया, ये हेल्पिंग वर्ब जो हमको गिफ्ट देना है वो कैसी हेल्पिंग वर्ब है। उस हेल्पिंग वर्ब में जाते हैं जहां पर टीच का टॉट किया, तीसरा रूप हो गया। तीसरा रूप के पहले हर बार वॉइस में आपको एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट में देना है जो आपके सेंटेंस में नहीं है। जैसे देखिए अपने क्वेश्चन को आप चेक कीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, देखिए आपको जो प्रश्न मैंने यहाँ पे दिया है आई टीच, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है आई और टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो याद रखिए ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब आप गिफ्ट देंगे वो है एम या ईच या आर। अपने पैसिव वॉइस बनाए हुए सेंटेंस को देखिए, उसके सब्जेक्ट को देखिए और उसके सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पर आप एम या ईज या आर का प्रयोग करें। यू के साथ आप किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया।
देखिए अभी तो आपने क्या देखा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। चूंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है क्वेश्चन में, तो आपने हेल्पिंग वर्ब जो गिफ्ट में देना है वो आपने लिया एम या इज या आर। अगर इसके स्थान पर हमारे क्वेश्चन में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया होता, तो ऐसी स्थिति में हम एम इज आर के बजाय वाज या वर नाम की हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट में देते। एग्जांपल देखिए, I sold my car। अगर ये सेंटेंस हम देखें, अब ये सोल्ड नाम की वर्ब है। अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के दिमाग में कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। देखिए एक अंतर याद रखिए, सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे होते, और यदि ये थर्ड फॉर्म होता तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल होती। अगर ये वाक्य ऐसा होता, आई हैव सोल्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है और हमें इशारा कर दिया है कि ये जो वाक्य है, ये जो वर्ब है सॉरी, ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है। तो देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप क्या कर दीजिए, थर्ड फॉर्म कर दीजिए, तो सोल्ड का तीसरा रूप भी हो गया सोल्ड। आपके पास सब्जेक्ट है आई और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है माई का। कई बार हमसे गलती होती हो सकता है हम सिर्फ माई को ऑब्जेक्ट समझे। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने से एक प्रश्न कीजिए, क्या, और अगला प्रश्न है किसे। जैसे देखिए मुझे अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट माई मात्र है कि माई कार है, तो मैं अपने से एक सवाल पूछने वाला हूं, आई सोल्ड, मैंने बेच दिया, मैंने क्या बेच दिया? तो जवाब आपको मिलेगा मैंने माई कार बेच दिया। अगर हम सिर्फ माई कहते हैं, मैंने मेरा बेच दिया, तो मेरा प्रश्न अधूरा है, उत्तर पूरा नहीं होगा। तो याद रखिए आप अपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या या किसे लगाकर। तो आपके पास ऑब्जेक्ट है माई कार, उसे सामने ले आइए, तो ये हो गया माई और सामने आ गया कार। अब आपने सोल्ड का तीसरा रूप किया सोल्ड, माई कार चले गया सब्जेक्ट की जगह। आपके पास अदर वर्ड्स नहीं है, अगर होते तो आप इसके बाद उतार देते थर्ड फॉर्म के बाद। चूंकि आपके पास अदर वर्ड्स नहीं है तो लास्ट वाला काम कीजिए, वाई लगाइए और आपका जो सब्जेक्ट है उसे पीछे लेकर आइए। जैसे सब्जेक्ट आई है, आपने देखा था आई को इधर लाएंगे तो मी हो जाएगा, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ई का इट, दे का देम, बाकी सिम। तो आई को जब हम यहां लाएंगे तो आई हो जाएगा मी। ये आपने एक कॉमन काम कर लिया, लेकिन आपको एक हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट जरूर देना है जब भी वॉइस आप बनाएं, और वो हेल्पिंग वर्ब आपके क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न को, तो देखिए आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे गिफ्ट के रूप में। तो यहां पर माई कार को देखते हुए चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए आप वाज का यूज करेंगे। अगर ये प्लूरल होता, जो वॉइस आपने पेशी वॉइस बनाया है उसका सब्जेक्ट, तो ऐसी स्थिति में आप वर्ब का यूज करते। अगले और देखिए हेल्पिंग वर्ड्स को, यदि आपको दिया गया क्वेश्चन सब्जेक्ट के साथ सेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ऐसे में जो गिफ्ट आप देंगे वो है बी। अगर आपको कोई आईएनजी लगा हुआ सेंटेंस दे रहा है, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पेशी वॉइस नहीं बनता। अगर वो कंटीन्यूअस लगा है तो इशारा कर रहा है कि आपको इस बार गिफ्ट देना है बीइंग। और यदि आपको सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो समझ जाइए कि आप हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म को ध्यान में रखिए। ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब आप गिफ्ट देने जा रहे हैं वो है बीइंग। इनको छोड़कर अगर कोई और भी वाक्य आता है, मैं भी एक्सरसाइज आपको करा रहा हूं, अगर और भी कोई वाक्य आता है तो अदर और भी सेंटेंसेस के लिए भी आपको गिफ्ट में देना है, वो है बी। अब देखते हैं हम अपने, ये आपने देख लिया था आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, बाकी का सिम। और जब इनको उधर ले जाएंगे तो ऐसा ही बदलेंगे, मी को उधर ले जाएंगे आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही, हर का सी, इट का इट और देम का दे, बाकी सेम। अब अगला स्लाइड देखते हैं, इसके आधार पे हम क्वेश्चन का निर्धारण करेंगे। सेंटेंस देखिए,
पहला वाक्य देखिए, आपका पहला सेंटेंस देखिए, विनय सेल्स काइट्स इन द मार्केट। जब भी पेसिव वॉइस आए स्टूडेंट्स, तो ऐसे में आप सबसे पहले अपने सेंटेंस में वर्ब ढूंढिए, मेन वर्ब। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं मेन वर्ब है सेल, तो आप सेल को बना दीजिए सॉल्ट। आपने सेल का तीसरा रूप कर दिया सॉल्ट। देखिए यहां पर आपने सॉल्ट किया, विनय सब्जेक्ट है जो लास्ट में बाई विनय होने वाला है, लेकिन विनय की जगह काइट्स नाम का ऑब्जेक्ट जाकर बैठ जाएगा। तो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होने वाला है काइट्स, तो काइट्स आ गया विनय की जगह, सेल का आपने सोल्ड कर दिया। अब जितने भी अदर वर्ड्स हैं उनको यथावत उतार दीजिए, लास्ट काम कीजिए बाई विनय। तो देखिए मैं यहां पर अदर वर्ड्स ला रहा हूं, इन द मार्केट, ये मैंने अन्य शब्दों को उतारा। उसके बाद ले आइए बाई का यूज करते हुए आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट को उतार दीजिए। सब्जेक्ट हो गया विनय, जिसे आपने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिया। देखिए सेंटेंस में हमने एक हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट देना है। अब सवाल आया हेल्पिंग वर्ब कौन सा? अपने क्वेश्चन को देखिए, सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो याद कर लीजिए कि ऐसी स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब आप गिफ्ट में देंगे, हेल्पिंग वर्ब है एम या ईच या आर। अपने सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में काइट्स नाम का सब्जेक्ट आया है। एक्टिव वॉइस में आपके क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे आप गिफ्ट नहीं देंगे, आपने जो आंसर बनाया है पैसिव वॉइस उसके आधार पे आप गिफ्ट दीजिए। चूंकि काइट्स प्लूरल है इसलिए आप ना तो एम लगाएंगे ना ईच, बल्कि आप यहां पर लगाने वाले हैं आर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है बन गया, काइट्स आर सोल्ड इन द मार्केट बाय विनय। एक बात और, अगर आपको जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में निगेटिव सेंटेंस दिया है, अगर यही सेंटेंस डज नॉट सेल होता तो परेशान होने की बात नहीं। आप जब अपने वाक्य में जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस में, जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया उसके बाद नॉट लगा दीजिए। जैसा सेंटेंस दिया है निगेटिव में, आपका आंसर भी निगेटिव में चेंज हो जाएगा। अगर यही प्रश्न जो मैंने आपको बताया, अगर ये प्रश्न इंटेरोगेटिव होता, यस नो क्वेश्चन होता, तो सामने में डज लगा होता। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप पैसिव वॉइस चेंज करें, आपके पास सामने में जो हेल्पिंग वर्ब आई उसे आप भी सामने ले आइए, सब्जेक्ट के आगे इन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर भी उसी के अनुरूप इंटरोगेटिव में चेंज हो जाता। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, द गर्ल परचेस्ड अ न्यू कार टुडे। अगर ये वाक्य आया तो देखिए परचेस्ड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ये थर्ड फॉर्म होता उसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा होता, ये सेकंड फॉर्म है, इसी के नीचे इसका थर्ड फॉर्म बना दीजिए। तो परचेज का थर्ड फॉर्म भी होता है परचेज। ये आपने तीसरा रूप कर दिया। अब ऑब्जेक्ट है आपके पास अ न्यू कार, उसे सामने ले जाइए द गर्ल की जगह, तो ये अ न्यू कार ये बन गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सामने आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं जो भी शब्द है, एक या दो या तीन, ये सब अदर वर्ड्स हैं, उनको आप यहां पर उतार दीजिए। टुडे आपने उतार दिया, ये अदर वर्ड्स। लास्ट काम कीजिए, जो सामने में सब्जेक्ट बैठा हुआ है, जो अब पैसिव होने जा रहा है, निष्क्रिय होने जा रहा है, उसे लाकर आप यहां लास्ट में उतार दीजिए बाय द गर्ल, फुल स्टॉप। अब देखिए यहां पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट में देना है। अपने क्वेश्चन को अगर आप देखें, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि गिफ्ट नाम की जो हम वर्ब देने जा रहे हैं वो है वाज या वर। तो देखिए अ न्यू कार, एक नई कार है इसलिए आप वाज लगाएंगे। अगर प्लूरल होता यहाँ पे सब्जेक्ट तो आप वर्ब का यूज करते। तीसरा एग्जांपल देखिए, एक्सरसाइज देखिए, वी शैल हेल्प द पुअर इन आवर फैमिली। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखिए शैल दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, लेकिन आप एक हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट में अलग से दोगे। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं एक मेन वर्ब दी है हेल्प, तो हेल्प का तीसरा रूप कर देते हैं। चलिए हेल्प, ये आपने तीसरा रूप बना दिया, किसका? हेल्प का तीसरा रूप हो गया हेल्प। वी जो है लास्ट में आने वाला है बाई अस होकर, उसकी जगह खाली हो गई। सब्जेक्ट की जगह में हम ले जाने वाले हैं द पुअर को। द पुअर ऑब्जेक्ट है, देखिए वर्ब के जस्ट बाद
द पुअर चले गया, सब्जेक्ट बन गया, तो उसे सामने ले आइए द पुअर। हालांकि ये द पुअर पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है, पुअर पुअर पुअरेस्ट, लेकिन जब भी हम किसी पॉजिटिव डिग्री में द का यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री प्लूरल नाउन का रूप ले लेता है, इसलिए ये हमारे लिए प्लूरल नाउन का काम कर रहा है। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट की जगह लगा दिया। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि इस वाले सेंटेंस में अदर वर्ड्स भी दिए गए हैं, तो हम अदर वर्ड्स को भी उतार देते हैं। इन और लाइफ, ये हमने अदर वर्ड्स उतारा। लास्ट में जो आपको काम करना है वो है सब्जेक्ट जो दिया है वी, उसे बाई लगाकर अस कर दीजिए और फुल स्टॉप लगाइए। अभी देखिए आपके दिए गए सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब सेल लगा है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है तो उसका पेयर भी होता है, उसके और भी फ्रेंड्स होते हैं, उनको याद रखना है। अगर इज लगा है तो आपको सोचना होगा कि मुझे इज का इज लगाना है कि एम या इज या आर लगाना है। अगर वाज लगा है तो आपको ये चेक करना है कि क्या मैं वाज लगाऊं या वर लगाऊं। अगर सेल लगा है तो ये डिसाइड करना है आपको कि मुझे सेल या विल में से क्या उतारना है, क्या लगाना है। देखिए आपका सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, उसके साथ आपने सेल लगाया, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट है द पुअर, यहां पर अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी होता तो हम सेल लगाते, लेकिन हम सेल इसके बजाय, सेल के बजाय हम क्या लगाने वाले हैं, विल लगा रहे हैं। अभी तक हमने गिफ्ट नहीं दिया, अब हमें गिफ्ट के बारे में चेक करना है। हमारे गिफ्ट के बारे में कहा गया था कि यदि सब्जेक्ट के साथ सेल या विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है तो ऐसे में आपको बी नाम की हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट के रूप में देनी है। तो यहां पर आप सेल या विल जो भी आपने लगाया, हेल्पिंग वर्ब एक यूज किया आपने बी के रूप में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, सुरुचि इज निटिंग अ स्वेटर। यहां पर आप देख रहे हैं एक वर्ब है नीट। नीट माने बुनना, इसके दो प्रकार से दूसरा और तीसरा रूप होता है, नीट नीट नीट, और एक रूप होता है नीट नीटेड नीटेड। लेकिन याद रखिए जब आप टेंस पढ़ रहे हैं, जब आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो आप नीट का सेम वाला तीनों रूप लगाइए, नीट नीट नीट। तो दूसरा क्यों नहीं लगाते, नीट नीटेड नीटेड इसलिए नहीं लगाते, वो पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है, उसे एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है। इसलिए नीट का तीसरा रूप हम यहां पर सेम नीट लगाएंगे, KNIT। नीट का तीसरा रूप भी हो गया नीट। देखिए मैंने वर्ब को पहले बदला, इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट मिला जो मैं सुरुचि के जगह ले जाने वाला हूं, तो मैं सामने में यहां पर अ स्वेटर को मैंने लिख दिया, अ स्वेटर। ये मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया सुरुचि की जगह। नीट का मैंने किया तीसरा रूप नीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैं ले गया सामने सुरुचि की जगह अ स्वेटर। अदर वर्ड्स मेरे पास नहीं है, उस सेंटेंस में देखिए अदर वर्ड्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बाय लगाइए और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे सामने से उठाकर ले आइए लास्ट में और लिख दीजिए बाय सुरुचि। ये बेसिक फार्मूला जो आपको हर सेंटेंस में करना है। लेकिन अभी आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, साथ ही साथ आप देख रहे हैं आपके सेंटेंस में पहले से ही एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, लेकिन आप केवल इज को ना ध्यान दें। आप याद रखिए अगर इज लगा है तो आपको डिसाइड करना है कि क्या मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं या एम लगाऊं। तो देखिए आपके सेंटेंस में अ स्वेटर है, अ शब्द जो है आपको इशारा कर रहा है कि एक स्वेटर की बात हो रही है, इसलिए आप इज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे आई आता तो आप एम लगाते, अगर यहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट आता जो प्लूरल होता तो आप आर का यूज करते। लेकिन आपने क्या किया, इज नाम की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का मेंबर है, आपने गिफ्ट नहीं दिया, गिफ्ट अब देंगे आप। गिफ्ट में मैंने बताया था कि अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया है जिसमें आईएनजी वाली वर्ब दिखाई दे रही है तो समझ जाइए आपने नीट का तीसरा रूप नीट किया था, ये आईएनजी यही पड़ा हुआ है, इसमें बीई लगाइए और बना लीजिए बीइंग। अब इसको लाकर गिफ्ट के रूप में उतार दीजिए अपने सेंटेंस में बीइंग। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, अ स्वेटर इज बीइंग नीट बाय सुरुचि। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रैक्टिस सेंटेंस का। अब इन वाक्यों को देखिए, She has spoken a white lie to her father। अब यहां देखिए स्पोकन नाम का वर्ब दिया है,
स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये थर्ड फॉर्म है और पैसिव वॉइस में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही उतारना है। तो स्पोकन का तीसरा रूप हो गया स्पोकन। उसके बाद देखिए अवॉइड लाई है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले भी आपसे कहा था अगर आपको कोई शंका हो ऑब्जेक्ट को लेकर तो अपने से सवाल पूछिए, क्या और किसे। जिसका भी जवाब मिल गया, किसी एक का भी, समझ जाइए वो ऑब्जेक्ट है। देखिए सी हैज स्पोकन, सी ने बोला है, क्या बोला है? सी ने एक सफेद झूठ बोला है, अ व्हाइट लाई बोला है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम सी के जगह ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम आंसर को। मैं सब्जेक्ट ले आया अ व्हाइट लाई, उसके पहले मैंने स्पोकन को उतार दिया, SPOKEN, ये मैंने तीसरा रूप उतार दिया। देखिए स्पोकन का तीसरा रूप स्पोकन, अ व्हाइट लाई चले गया सी के जगह। इस बार इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं, उनको उतार लेते हैं। तो मैं स्पोकन के बाद अदर वर्ड्स को उतार रहा हूं, टू हर फादर, ये हमने उतार दिया अदर वर्ड्स को, टू हर फादर। अब लास्ट काम कीजिए, जो सब्जेक्ट दिया है बाई लगाइए और उसको सी को कर दीजिए हर। इस प्रकार से एक जो बेसिक फार्मूला है उसका पालन करते हुए आप सेंटेंस को बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन अभी आपको गिफ्ट देना है, जब भी पैसिव वॉइस बनाए एक हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आप देख रहे हैं ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब इसमें लगा हुआ है, लेकिन इसका भी एक पेयर है, हैव या हैज। अब ऐसा नहीं है कि हैज लगा है तो हैज उतार दिया, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे हैज लगाना है कि हैव लगाना है। तो देखिए हैज का प्रयोग चार के साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हिंदी में कहते हैं तृतीय पुरुष एक वचन, और वो चार कौन है? ही, सी, इट और कोई ऐसा नाउन जो सिंगल हो, सिंगल से ही बनता है सिंगुलर, जो एक वचन हो। तो देखिए अब आपके पास सब्जेक्ट क्या है? अ व्हाइट लाई, एक सफेद झूठ, ये नाउन है और सिंगल है, अर्थात ये सिंगुलर नाउन है। तो ऐसी स्थिति में आप हैज का यूज करेंगे। तो हमने यहां पर उतार दिया हैज। अब देखिए गिफ्ट देना है एक हेल्पिंग वर्ब। अपने सेंटेंस को अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्रश्न में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब हम गिफ्ट में देंगे वो है बीन। तो यहां पर आप लाके लिख दीजिए बीन। इसके पहले हर बार ध्यान देना है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म आपने बनाया उसके पहले एक जगह छोड़िए, वहीं पे आप हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट के रूप में दीजिए। तो आंसर बना अ व्हाइट लाई हैज बीन स्पोकन टू हर फादर बाय हर। अब देखिए ओपन द डोर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ओपन द डोर। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें निवेदन किया जाता है, हेल्प मी, ये निवेदन है। ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो उसे आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें आदेश दिया जाता है, गो टू द क्लासेस, कम इन टाइम, समय में आइए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर ऐसा कोई वाक्य आ गया जिसका वॉइस चेंज करना है आपको एक्टिव से पैसिव, तो आपको जो चीज दिया गया है उसे बदलिए। देखिए ओपन दिया है, ओपन का थर्ड फॉर्म लिखिए आप पहले, तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म ओपन। तीसरा रूप आपने कर दिया ओपन, ठीक है। अब उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट है उसे आगे ले जाइए, वर्ब के पहले ले जाइए, सब्जेक्ट बना दीजिए। तो द डोर सामने आ गया, वर्ब के पहले द डोर। ये आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। पहला काम आपने किया ओपन का तीसरा रूप ओपन। फिर उसके बाद आपने द डोर को सामने यूज किया। अदर वर्ड्स आपके पास नहीं है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बाय का भी काम नहीं है। अगर आपके पास सब्जेक्ट होता तो उसे बाय करके लास्ट में ले जाते। अब नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक गिफ्ट देना ही है, हेल्पिंग वर्ब। अपने सेंटेंस को देखिए, यहां पर अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, याद रखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता
तो हम ईच एम आर गिफ्ट देते। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म होता तो हम गिफ्ट वाच या वर्ब देते। अगर सब्जेक्ट के साथ सेल या विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता तो हम ऐसे में बी नाम का गिफ्ट देते। आईएनजी वाली वर्ब होती तो बीइंग गिफ्ट देते। हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होता तो हम बीन नाम का गिफ्ट देते। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें से कोई नहीं है, तो सबसे लास्ट में अन्य वाली जो हेल्पिंग वर्ब बताई गई है वो है बी। तो ऐसे वाक्यों में भी आपको हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट में देना है, तो यहां पर आप गिफ्ट दे दीजिए बी। आपने इतना बना लिया। अब एक नई चीज याद रखिए, जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिया जाए, पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, आप पहले इस फार्मूले से बनाइए और उसके बाद अपने सेंटेंस के, अपने पैसिव वॉइस के सबसे सामने में लेट लगा दीजिए। तो देखिए मैंने यहां पर लेट लगा दिया। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक अलग प्रकार का नियम है कि पैसिव वॉइस में आपको सबसे लास्ट में काम करना है, वाक्य के शुरू में LET लेट लगा देना है। आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। लेट द डोर बी ओपन। अब देखिए नीचे वाले वाक्य को, लेट मी हेल्प यू। इस सेंटेंस को देखिए, आपको हेल्प नाम की वर्ब दी गई है। इसका तीसरा रूप कीजिए। हेल्प का तीसरा रूप हो जाएगा हेल्प। ये आपने तीसरा रूप कर दिया। अब आप देख रहे हैं हेल्प के पहले सब्जेक्ट भी दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं आई के रूप में नहीं है। वो क्यों नहीं है आई के रूप में? मी क्यों है? असल में लेट नाम की क्रिया जो है वो भी मेन वर्ब है। अब चूंकि वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसलिए आई जो है अपने पूर्ण रूप में सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। लेकिन यही आपका सब्जेक्ट है। ये आपकी वर्ब है जिसको आपने तीसरा रूप में किया। ये आपका सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को बाई मी करते हुए लास्ट में लगाते हैं। तो देखिए मैं हेल्प के सामने ला रहा हूं मी को हटाते हुए यू को। यू आ गया सब्जेक्ट के रूप में और मैं लास्ट में ले आया बाई मी। आपको इसको आई नहीं करना है। अगर आई दिया होता तो आप बाई मी करते। उसने तो पहले ही मी कर दिया है, आपको केवल बाई लगा के उतार देना है बाई मी। अब इसके बाद देखिए आपने हेल्प का तीसरा रूप कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, सब्जेक्ट चले गया बाई मी करके। इंपेरेटिव सेंटेंस है ये भी, क्योंकि लेट दी मेन वर्ब है। तीनों रूप लेट लेट लेट। आप देख रहे हैं जो काम आप किए रहते लेट लगाने का वो सेंटेंस में पहले से लगा हुआ है, आपको बस उसे उतारना है। लेकिन आपने गिफ्ट नहीं दिया। और ये भी अन्य वाले नियम में आ रहा है। जब भी आप वर्ब का तीसरा रूप बनाए उसके पहले एक जगह जरूर छोड़ें, जैसे मैंने भी छोड़ा है। और यहाँ पे गिफ्ट देंगे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसका नाम है बी। इस प्रकार से आपका आंसर बना लेट यू बी हेल्प बाय मी। अब हम देखते हैं अगले सेंटेंस को। कभी कभी एग्जाम में हमको WH क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट व्हेन वेयर लगा के। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अपने बेसिक फार्मूला को फॉलो कीजिए। अपने सेंटेंस में आप मेन वर्ब ढूंढिए। आपको मेन वर्ब मिल गई, उसका पहला काम कीजिए, तीसरा रूप बना दीजिए। मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड में भी उसका तीसरा रूप उतार देता हूँ। तो प्ले का मैंने बना दिया तीसरा रूप प्ले। तो देखिए प्ले का हो गया तीसरा रूप प्ले। और प्ले के पहले आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है यू, और प्ले के बाद आपको फुटबॉल नाम का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। आप फुटबॉल को ले जाइए सब्जेक्ट की जगह। तो सामने आ गया फुटबॉल। ये देखिए ये फुटबॉल यू के जगह आ गया और मैं यू को ले जाने वाला हूं सबसे लास्ट में बाई यू करते हुए। प्ले का मैंने किया प्लेट, फुटबॉल चले गया यू के जगह। अदर वर्ड्स जो हैं उन्हें उतार दीजिए। तो अदर वर्ड्स मैं यहां पर उतार रहा हूं जो भी है विथ हिम। अब लास्ट काम मुझे करना है। लास्ट काम करने के लिए मैं यू नाम का जो सब्जेक्ट है उसे बाई लगाते हुए उतार देता हूं बाई यू। अब इसके बाद देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, आप भी क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये हो गया। अब देखिए यहां पर यू की जगह फुटबॉल आ गया, सामने में वाई लगा है। अगर आपको क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में व्हाट लगा के दे तो आप व्हाट उतार दीजिए, व्हेन लगा के दे व्हेन उतार दीजिए, वेयर लगा के दे वेयर उतार दीजिए, व्हाई लगा के दे व्हाई। जो भी WH लगा हो उसे आप
सेम उतार दीजिए। तो चलिए हम भी यहां पर y को उतार देते हैं। तो देखिए मैंने y को उतार दिया। अब बारी आई डू की। डू नाम की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, डू। आप 3 हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में याद रखिए, वो है डू, डज, डिड। ये डू या डज या डिड जब भी एक्टिव वॉइस में लगा मिले तो याद रखिए ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जब इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, केवल 3 को, डू, डज, डिड। तो जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये वापस चले जाती हैं, इन्हें हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के जगह हमारी गिफ्ट वाली हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। तो देखिए डू यहां पे लगा है, तो जहां पर डू या डज या डिड लगा होगा वहीं पे मैं गिफ्ट देने वाला हूं हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए अपने प्रश्न को देखते हैं। अपने प्रश्न में देखिए डू या डज इशारा कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब की बातों को याद रखना है, नियम को, कि अगर प्रेजेंट सिंपल है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आप गिफ्ट देने वाले हैं इज या एम या आर। तो यहां पर फुटबॉल को ध्यान में रखते हुए आप यूज करेंगे एम या इज या आर। याद रखिए फुटबॉल एक खेल का नाम है, भले इसको 11-11-22 लोग खेले लेकिन फुटबॉल एक स्पोर्ट्स का नाम है, इसलिए आप यहाँ पे इज का यूज करेंगे। तो आंसर बना व्हाई इज फुटबॉल प्लेड विद हिम बाय यू, और उसके बाद लगाइए क्वेश्चन मार्क। अब कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखिए। कैसे महत्वपूर्ण नियम? अगर कोई आपको ऐसा सेंटेंस दिया है जो एक्टिव वॉइस में है और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन है, someone cheats me, someone possesses me, somebody है, someone माने कोई, somebody माने कोई, people माने लोग। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है, जब पैसिव वॉइस बनाए तो आपको इन्हें by someone लिखने की जरूरत नहीं है। इसे by somebody या by people के रूप में नहीं लिखा जाता। जैसे देखिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, someone tortures me, ये वाक्य है। Someone tortures me, कोई मुझे यातना देता है। तो सबसे पहले आप टॉर्चर को बना दीजिए टॉर्चर। तो टॉर्चर में आपने क्या कर दिया, इसको आपने बना दिया टॉर्चर, ये तीसरा रूप हो गया। मी को सामने ले जाइए, जब आप मी को सामने लाएंगे तो ये बन गया आई। आपने टॉर्चर का टॉर्चर बना दिया, मी बन गया सामने आई, आपके पास अदर वर्ड्स नहीं है। अब लास्ट काम बचा बाई। लेकिन याद रखिए अगर आपके प्रश्न में बाई समवन, बाई समबडी, बाई पीपल ऐसा है तो आप लास्ट में उसे लाकर नहीं लिखेंगे बल्कि फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब बस एक काम कर लीजिए, अपने सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टॉर्चर, तो एम या इज या आर नाम की हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट दीजिए। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम। यहां तक क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब एक वर्ब देखिए नो। हमने हर बार यह देखा लास्ट में हम बाई का यूज किए थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ चेंज आने वाला है। कैसा चेंज? देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई सेंटेंस दिया गया है, उसमें नो नाम की वर्ब लगी है। नो माने जानना, उसका कोई सा भी रूप हो, केवल नो की बात नहीं कर रहे हैं। नो, न्यू, नो, तीनों में से कोई सा भी रूप हो, तो ऐसे में जब लास्ट में आप बाई करके सब्जेक्ट को लिखते हैं तो बाई ना लिख के आप टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, ही न्यू हर, इस वाक्य को देखिए, ही न्यू हर, ये सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म कर दीजिए नाउन। ये तीसरा रूप, ये सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, तो हर का सामने हो जाएगा सी और ही चले जाएगा लास्ट में, क्या करते हुए बाई हिम। गलत हो जाएगा अगर हमने इसे बाई हिम किया। क्यों? अब देखिए यहाँ पे नो वर्ब दी गई है, अगर नो न्यू नो नाम की वर्ब दी गई है तो हमें सावधानी रखना है कि हमें बाई नहीं बल्कि टू का यूज करते हुए ही को बनाना ही
और जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे अब हम एक हेल्पिंग वर्ब देंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब दे रहे हैं वाज या वर, तो सी के साथ हम लगाएंगे वाज, तो हमारा आंसर बना सी वाज नोन टू हिम। इस प्रकार से आपका वॉइस समाप्त हुआ। थैंक यू। यस, अब हम ऐसे प्रश्नों के बारे में देखते हैं जिनकी शुरुआत हु से होती है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए, अगर हु से लगा हुआ कोई प्रश्न आया, हु प्लेस हॉकी, आप बेसिक रूल का फॉलो कीजिए। हु को मानिए सब्जेक्ट और प्ले है आपकी वर्ब और हॉकी है ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे ही बनाइए। कैसे? आप प्ले का तीसरा रूप कर दीजिए प्ले, हॉकी को ले जाइए सब्जेक्ट बनाते हुए। हॉकी देखिए सामने आ गया, किसकी जगह? हु की जगह मैंने हॉकी लगा दिया। प्ले का कीजिए तीसरा रूप प्ले, हॉकी बन गया सब्जेक्ट, और हु को ले आइए लास्ट में बाई हुम करते हुए। ये एक सरल तरीका है जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। प्ले का तीसरा रूप हो गया प्लेट, बेसिक नियमों का पालन कीजिए, हॉकी को बना लीजिए सब्जेक्ट और हु को ले आइए बाई हुम करते हुए। अगर मान लीजिए यहाँ पे नो नाम की क्रिया होती तो आप बाई हुम नहीं करके टू हुम करते। अब उसके बाद देखिए, एक हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट देने हैं जो आपको बेसिक नियम में मैंने बताया था। सब्जेक्ट मानिए इसको, उसके बाद वर्ब का पहला रूप तो ईज मार, चूंकि सामने में हॉकी है इसलिए आपने ईज का गिफ्ट दिया। अब इतना करने के बाद, रब में ये काम करने के बाद आपको दो काम और करना है। कैसा दो काम? सबसे पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ पे यूज किया है या लगा हुआ है उसे आप सब्जेक्ट के पहले ले जाइए। तो ये ईज यहां आ गया, ईज हॉकी प्ले, यहां तक हुआ। इसके बाद जो आपने लास्ट में बाई हुम या टू हुम जो भी लिखा है उसे उठाइए और सबसे आगे लगा दीजिए। अब सही में आपका आंसर बना है बाई हुम इज हॉकी, एच को इस्तेमाल करेंगे, बाई हुम इज हॉकी प्ले, और उसके बाद लास्ट में लगाइए क्वेश्चन मार्क। ये हु से जब भी आप बनाए तो पहले आप बेसिक फार्मूला से बनाइए, हु को लास्ट में ले आइए बाई हुम करते हुए, गिफ्ट दीजिए अपने सेंटेंस को चेक करते हुए, सब्जेक्ट के साथ अगर सेकंड फॉर्म होता तो वाज या वर नाम का गिफ्ट आप देने वाले थे, अगर आईएनजी वाली होती तो बीइंग गिफ्ट देते। ऐसा रब में बनाने के बाद आप जो भी सामने हेल्पिंग वर्ब मिली सब्जेक्ट के जस्ट बाद उसे सामने ले आइए सब्जेक्ट के पहले, जैसा यस नो क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो आपने बाई हुम लगाया है उसे सबसे शुरू में उतारिए। जिस प्रकार से ये सेंटेंस है उसका आंसर देखिए, बाई हुम इज हॉकी, इज चले गया है सामने, प्ले, और उसके बाद लगाइए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बाई हुम भी आपने सबसे शुरू में यूज किया है। इस प्रकार से वॉइस के तमाम प्रश्न जो है समाप्त हो गए। थैंक यू।